प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में उन्हें ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर लेखन परंपरा कब से प्रारंभ हुई। जब हम इसकी बात करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के अंत तक अव्यवस्थित रूप से, जिसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका प्रारंभिक रूप हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल आदि। भक्तमाल, कविमाल या 84 वैष्णव की वार्ता, ये सब धार्मिक रूप से संतों, भक्तों के द्वारा अपने अपने परंपरा के विभिन्न भक्त और कवियों का संक्षिप्त परिचय मात्र है, लेकिन यह वास्तव में सच्चे अर्थों में कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। विद्यार्थियों, ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन की परंपरा चली, उनमें सर्वप्रथम किसी भारतीय नहीं बल्कि फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी ने सर्वप्रथम पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। ये हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ था, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में पहले ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, फ्रेंच विद्वान थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के समस्त हिंदी साहित्य के कवियों और लेखकों का परिचय अपने इस ग्रंथ में दिया। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवित्रों का परिचय है। ग्रंथ के आरंभ में लेखक ने 24 प्रश्नों की भूमिका में हिंदी भाषा और उसके साहित्य के विषय में विचार प्रकट करते हुए उर्दू भाषा को हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया है। इससे ग्रंथ का कलेवर अत्यधिक बढ़ गया, बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया। लेखक ने ग्रंथ के आधे से भी अधिक पृष्ठ उर्दू कवियों की साहित्य साधना में ही समाप्त कर दिए। निसंदेह गार्सा दे तासी का प्रयास भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित नहीं है। लेखक ने हिंदी के प्रधान कवियों की जीवनियों और उनके काव्य ग्रंथों का विवरण प्रस्तुत किया है, लेकिन साहित्यगत प्रवृत्तियों की चर्चा उसमें नहीं की है। स्वाभाविक है, इतने दूर हिंदुस्तान से इतनी दूर बैठा हुआ एक फ्रेंच विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों को एक साथ एकत्रित करता है, ये उसका एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस परंपरा में, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह स्वरूप। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण जुटाए गए हैं। कवियों के जन्म काल तथा रचना काल आदि के भी संकेत कर दिए गए हैं, हालांकि ये अधिक विश्वसनीय नहीं है। तासी के ग्रंथ में हिंदी कवियों की संख्या 70 के कुछ ऊपर थी, किंतु शिव सिंह सरोज में उक्त संख्या को 1000 तक पहुंचाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए उपयोगी सामग्री को व्यापक रूप से संकलित कर प्रस्तुत किया गया, ये इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में तीसरा ग्रंथ जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वह है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा हुआ द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यद्यपि उन्होंने पुराने ग्रंथों को, चाहे गार्सा दे तासी हो, चाहे शिव सिंह सेंगर हो, इनके ग्रंथों को ही अपना आधार ग्रंथ बनाया, किंतु सबसे पहले उन्होंने अपने ग्रंथ में काल विभाजन के साथ साथ समय समय पर उठी हुई प्रवृत्तियों का भी दिग्दर्शन पहली बार अपने इस ग्रंथ में किया। अतः ग्रियर्सन का प्रयास अपेक्षाकृत
अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। इसमें कवियों की संख्या 952 है। यद्यपि इस ग्रंथ के नाम से इतिहास के भाव का बोध नहीं होता, किंतु इससे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जा सकता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के स्वरूप और विकास से संबद्ध जिन मान्यताओं की स्थापना की, वे आगे चलकर इतिहास लेखकों का किसी न किसी रूप में प्रति प्रदर्शन करती रही। ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा, उसके साहित्य तथा उसके क्षेत्र निर्धारण में जिस निश्चयात्मक वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय दिया, वह नितांत सराहनीय है। उन्होंने हिंदी भाषा की परिधि से संस्कृत, प्राकृत, अभ्रष्ट, अपभ्रंश तथा उर्दू भाषाओं को बाहर रखा। उन्होंने गारसा दत्तासी, शिव सिंह सरोज के अलावा भक्तमाल, गोसाई चरित्र, कई सारे ऐसे ग्रंथ थे जिनमें इस तरह की जानकारी मिलती थी, उन सबको अपने अध्ययन का आधार बनाया। इससे उनके एक सच्चे इतिहास लेखक के लिए अत्यावश्यक गुण तटस्थता, ईमानदारी, प्रामाणिकता आदि लक्षित थे। उन्होंने उपलब्ध सामग्री को काल क्रमानुसार रखा। काल विभाजन करते हुए प्रत्येक अध्याय को काल विशेष का सूचक बताया और प्रत्येक अध्याय के अंत में उस काल के गौण कवियों का भी उल्लेख किया। साथ ही प्रत्येक काल की परिस्थितियों, प्रवृत्तियों और प्रेरक स्रोतों का निर्देश किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को नाना प्रवृत्तियों के रूप में, जिसे आप अध्याय भी कह सकते हैं, चारण काव्य, धार्मिक काव्य तथा दरबारी काव्य के रूप में रखकर भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल घोषित किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सच यह है कि यदि एक विदेशी विद्वान तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वोत्तम लेखक ठहरते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सर्वप्रथम सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय भी एक विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन को है, क्योंकि उन्होंने ही काल विभाजन भी किया और सबसे बड़ी बात, भक्ति काल नामकरण भी उन्होंने ही किया था। और उससे भी बड़ी बात कि उन्होंने ही अपने ग्रंथ में सबसे पहले कहा था कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे गए, उनमें मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसमें लगभग 2250 पृष्ठ हैं। इसमें 5000 से अधिक कवियों के विवरण दिए गए हैं। इसमें अनेक अज्ञात कवि प्रकाश में आए। मिश्र बंधु विनोद में साहित्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालकर साहित्यकारों का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया गया, उनकी श्रेणियां भी बनाई गई। मिश्र बंधुओं ने काव्य समीक्षा करते समय परंपरागत सिद्धांतों का अनुसरण किया है, अतः उसमें आधुनिक समीक्षा दृष्टि का अभाव है। यद्यपि मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास का नाम नहीं दिया, किंतु इसे एक आदर्श इतिहास ग्रंथ बनाने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। निसंदेह उन्हें इस दिशा में अपने पूर्व में लिखे हुए लेखकों से अधिक सफलता मिली। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधुओं के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा कि कवियों के परिचयात्मक विवरण में मैंने प्राय मिश्र बंधुओं विनोद से लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद परवर्ती मतलब बाद के इतिहास लेखकों के लिए एक आधार ग्रंथ बना। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार स्तंभ है, वो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। विद्यार्थियों, यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आगे चलकर इसके परिवर्धित रूप को स्वतंत्र पुस्तक का रूप मिला। विद्यार्थियों, रामचंद्र शुक्ल इतने प्रतिभाशाली थे कि जब नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के विभिन्न लेखकों, रचनाओं आदि की खोज की जा रही थी, तभी हिंदी का शब्दकोश बनाने की बात चली और उसकी भूमिका लिखने का काम रामचंद्र शुक्ल को दिया गया। बड़े प्रतिभावान थे। उन्होंने
भूमिका लिखी और भूमिका लिख करके जब सभी विद्वानों के सामने रखा, नागरिक प्राणी सभा से जुड़े हुए सभी विद्वानों के सामने, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये भूमिका नहीं, ये तो स्वतंत्र रूप में एक इतिहास ग्रंथ है और मील का पत्थर साबित होगा। श्रेष्ठतम रूप में एक इतिहास ग्रंथ को लिखा गया। विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल की अपनी कुछ विशेषताएं थी। आचार्य शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब स्वीकार कर उसकी उत्तरोत्तर विकासोन्मुख प्रवृत्तियों को तदयुगीन उस युग की व्यापक परिस्थितियों, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आदि के व्यापक संदर्भों में देखा, उसे उसके साथ जोड़ा। उन्होंने कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टि को अपनाया। कालखंडों और काव्य धाराओं का सुनिश्चित वर्गीकरण कर कवि और लेखकों की शैली विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण पहली बार प्रस्तुत किया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालखंडों में, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल में विभाजित किया। साथ ही भक्ति, रीति और आधुनिक काल को नाना शाखाओं, धाराओं और उपभागों में पहली बार विभक्त किया। सरलता, निश्चयात्मकता और स्पष्टता के कारण शुक्ल जी का यह काल विभाजन बहुत समय तक, और मैं समझता हूँ आज तक भी मान्य रहा है। विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल समुचे काल विभाजन काल को संदेह की दृष्टि से आज के समय में उनके काल विभाजन में कुछ विवाद जरूर उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांशतः उन्हीं के हिंदी साहित्य के इतिहास को आधार मान करके अध्ययन अध्यापन होता रहा है। इसी क्रम में इनके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जो महत्वपूर्ण इतिहास लेखक थे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक, उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके 3 ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये न केवल इतिहास ग्रंथ है बल्कि समस्त इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदान करते हैं। इनमें एक नवीन दृष्टि, नई सामग्री और नई बात है। आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक युग के साहित्य की प्रवृत्तियों के निर्धारण में युग की परिस्थितियों को प्रमुखता दी, जबकि आचार्य द्विवेदी ने इस देश की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति, शास्त्रीय और लोक परंपराओं के व्यापक संदर्भ में पुनः इस हिंदी साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन किया। उदाहरण के रूप में उन्होंने सिद्ध किया कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आंदोलन न तो किसी निराशाजनक परिस्थिति का परिणाम है और न ही यह इस्लाम धर्म की प्रतिक्रिया की उपज है, बल्कि भारत के दर्शन, धर्म व साधना का अजस्र स्रोत जो चला आ रहा था, उसी का परिणाम था। इसी प्रकार उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि संत मत पर विदेशी प्रभाव की कोई छाया नहीं है। संत साहित्य का मूल नाथों और सिद्धों की वाणियों में नहीं थे। उन्होंने प्रेम काव्यों का स्रोत संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्यों की प्रेम गाथात्मक काव्यों, रूढ़ियों और परंपराओं में खोजा। हिंदी साहित्य का आदिकाल द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को एक नई दिशा प्रदान की और इसके साथ साथ समूचे मध्यकालीन साहित्य को एक नवीन, व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। अतः विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी ने मध्यकालीन साहित्य के स्रोत, परंपराओं का महत्वपूर्ण अन्वेषण, अध्ययन कर उनका मानवतावादी दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत किया। आचार्य शुक्ल ने युग की प्रवृत्तियों का विश्लेषण केवल एक पक्षीय परिस्थितियों के आधार पर किया, जबकि द्विवेदी ने उन्हें संस्कृत और शास्त्र की पूर्व परंपराओं का सुस्पष्ट और सुसमृद्ध दृढ़ आधार प्रदान किया। अतः द्विवेदी जी का इतिहास शुक्ल जी के इतिहास का पूरक है। आचार्य द्विवेदी अप्रतिम ऐतिहासिक चेतना तथा पूर्व परंपराओं के बोध की पारदर्शी दृष्टि से संपन्न
एक सशक्त इतिहासकार हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनके बाद जो इस परंपरा में, इतिहास लेखन की परंपरा में जिनका नाम लिया जाता है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें लेखक ने 693 से 1693 से ईस्वी की कालावधि को, इस समय को लेकर भक्तिकाल तक के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन किया। मतलब आदिकाल और भक्तिकाल, उनके अध्ययन और इतिहास लेखन का यही सीमा थी। उन्होंने भक्तिकाल के बाद कुछ नहीं लिखा, और उन्होंने आचार्य शुक्ल की पद्धति का ही अनुकरण किया। इन्होंने काल खंडों और काव्य धाराओं के नामकरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, जैसे वीर गाथा काल को चारण काल कहा, इससे पूर्व संधि काल को जोड़ दिया, जिसमें अपभ्रंश भाषा के, जो हिंदी से पहले की भाषा थी, जिससे अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। कहने का भाव कि हिंदी से पहले जो भाषा चलन में थी वह थी अपभ्रंश। तो उस अपभ्रंश भाषा के प्राय सारे कवियों को समेट लिया, और अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि घोषित किया, जो कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वथा अवांछनीय है। काव्य धाराओं के नामकरण में लेखक ने संत काव्य व प्रेम काव्य आदि शीर्षकों का सार्थक प्रयोग किया, जिसे निर्गुण काव्य धारा में रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी ये नाम लेते हैं। सूफी और संत, ये नाम, वो संक्षिप्त नाम, ये इन्होंने सुझाए थे। साहित्य कार्य को मूल्यांकन में इन्होंने कलात्मक सहृदयता और कवि हृदय का परिचय दिया। इसी कारण उनकी शैली प्रभावपूर्ण, रोचक, सरस और हृदयग्राही, और पढ़ने पर बड़ा ही आनंद आता है, बड़ी सहज कृति है। विद्यार्थियों, इसके बाद जो और प्रयास किए गए उनमें महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भी इतिहास को 3 कालखंडों, आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। मध्यकाल को फिर उन्होंने विभक्त कर दिया, भक्तिकाल और रीतिकाल। इस तरह से उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में नागरी प्रचारणी सभा काशी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने एक योजना के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 18 भागों में प्रकाशित कर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। ये बृहद इतिहास है। इसमें साहित्य के इतिहास लेखन की सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया गया है। इतिहास का प्रत्येक भाग विभिन्न अधिकारी विद्वानों के संपादन में लिखा गया। इस दिशा में सैकड़ों विद्वानों ने अमूल्य सहयोग प्रदान किया। इसी श्रृंखला में प्रकाशित डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित रीतिकाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जिनका उल्लेख हम यहाँ पर अंत में करना चाहेंगे वो है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें अनेक अधिकारी विद्वानों ने इतिहास के विभिन्न पक्षों पर व्यापक और गंभीर गहरे दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। कई अज्ञात पक्षों को प्रकाश में लाया गया तथा ज्ञात पक्षों को वैज्ञानिक तथा विकासवादी आलोक में प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ना, जिन्हें समझना, जिनका गहन अध्ययन करना प्रत्येक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी का परम दायित्व है। मैं समझता हूँ यह व्याख्यान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।